मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 6 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग स्टैटिक जीके और प्लस रिलेटेड फैक्ट का डिस्कशन करेंगे। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट में अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे। चलिए हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये सेशन सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, जो भी होने वाले हैं, टीजीटी, पीटी, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सारे एग्जाम्स के लिए इस सेशन को डेली 6 बजे देख सकते हैं। डेली फॉलो करिए दोस्तों, यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न करंट अफेयर से नहीं छूटेगा, यह करंट हेवन का वादा है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्था ने सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने के लिए संसदीय पैनल को मंजूरी दी है दोस्तों? तो ऐसा कारनामा करने वाला इंडिया का स्पेस एजेंसी इसरो है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को देश में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है दोस्तों, ताकि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन जो है दोस्तों, कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन के कारण सीखने के गैप को खत्म किया जा सके। इसरो के वैज्ञानिक शिक्षा के लिए संसदीय स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए और छात्रों के लिए प्रस्तावित सैटेलाइट टीवी कक्षा के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी गई है दोस्तों। याद रखेंगे इसरो। अब यहाँ पे इसरो के बारे में बात हुआ है तो इसरो के बारे में सब कुछ बता देते हैं। सबसे पहली बात है, याद रखेंगे इसरो के अध्यक्ष के सिवन हैं और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसके बाद इसरो की स्थापना 15 अगस्त, कब दोस्तों? 15 अगस्त 1969 को हुआ था, जिस समय हमारा यानी कि हमारे भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसी समय नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों सबसे पहले मून पे गए थे, ये चीज़ भी याद रखेंगे। और 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाना स्टार्ट हुआ था। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए 1969 से। इस वजह से हम बार बार इसका रिवीजन कराते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार का जो छठा पुरस्कार है, छठे नंबर का, वो भी 1969 से ही दिया जाना स्टार्ट हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए इसरो के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना 1969 में हुआ था, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद इसरो की स्थापना मूलतः 15 अगस्त 1962 को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में इसको जो अगर देखा जाता है आधिकारिक रूप से तो 1969 हम मानेंगे दोस्तों। आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को इनको स्पर का नाम बदलकर, मतलब इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। बाद में इसका नाम कुछ और था, लेकिन 1969 में इसका नाम बदल दिया गया। पहले इसका नाम कुछ और था 1962 में, और बाद में जब इसका नाम बदल जाता है 1969 में तो इसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसरो के नाम से जानते हैं दोस्तों। डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई की संकल्पना थी कि एक इसरो हमारी भारत की स्पेस एजेंसी हो इस तरह की कोई, तो इनके ही कह लीजिए इनके ही नाम पर या फिर इनके जो जनक हैं इसरो के, इनको ही माना जाता है, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई को दोस्तों। दोस्तों याद रखेंगे इसरो ने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे बात करें इसका आदर्श वाक्य पहले बता दीजिए इसरो का, तो बता देंगे मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवन है, हमने बताया दोस्तों, याद रखेंगे। स्वदेशी उपग्रहों तथा उपग्रह प्रक्षेपण यानों की विकास करना इसका मूल उद्देश्य होता है। दूरदर्शन या फिर दूरदर्शन प्रसारण, दूरसंचार और मौसम विज्ञान पर उपयोगी के लिए संचार उपग्रह, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन उपग्रहों का निर्माण और उनके प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करता है दोस्तों। इसरो सिर्फ एक चीज़ से जूझता है दोस्तों, इकोनॉमिक्स, मतलब बजट से लेकर। अगर बजट अच्छे तरीके से सरकार इसे मुहैया कराए तो काफ़ी चीज़ें विकसित कर देगा, यानी कि नासा तक को टक्कर देने के लिए तैयार रहता है दोस्तों। दोस्तों बात करें अंतरिक्ष में भेजे कितने अभी सेटेलाइट्स वगैरह भेजे गए हैं, तो याद रखेंगे सबसे पहला 1962 में इनको स्पार्क करके भेजा गया था। 1969 में इसरो की स्थापना और 1975 में आर्यभट्ट और 1994 में पीएसएलवी की स्थापना, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। इसी तरह आगे आ जाता है 2001 में जीएसएलवी, ये हमारा व्हीकल है दोस्तों, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल इसका नाम रखा गया। 2008 में चंद्रयान, 2013 में मंगलयान और 2017 में 15 फरवरी 2017 को दोस्तों 104 मिसाइल को एक साथ भेजने का इन्होंने अपना मिसाल का अमन किया। याद रखेंगे दोस्तों 2017 में यानी कि 104 मिसाइल को एक साथ भेजा था इसरो, याद रखेंगे दोस्तों। इसरो का उसमें कुछ कमी थे, या फिर 27 के आसपास सेटेलाइट थे हम लोग के इंडिया के, और बाकी सब बाहरी देश के थे। 2019 में मिशन शक्ति वो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। 2023-24 की बात हो रही है, 2022 के लास्ट तक या 2023 तक दोस्तों चंद्रयान 3 लॉन्च होने की बात हो रही है। देखिए क्या होता है दोस्तों। इसके अलावा दिसंबर 2014 में मंगलयान मिशन को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर छोड़ा गया था दोस्तों, ये याद रखेंगे। मंगल कक्षा में वहाँ तक पहुँचा दिया गया था मंगल ग्रह।
मंगल ग्रह को प्रथम सफल प्रयास में ही उसकी कक्षा में स्थापित करने का इसरो का दोस्तों गौरवान्वित किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। इस प्रकार उपलब्धि विश्व के किसी अन्य देश के नाम दर्ज नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। पहली बार में ही मंगल पर पहुंचने का इन्होंने अपना रुतबा हासिल किया। दोस्तों वित्त संबंधी केवल इसकी चुनौती के कारण दोस्तों यह इसरो का लीजिए जो है कि अगर आप नासा और जाक्सा और आपका अगर CSA की बात करें जो चाइना की स्पेस एजेंसी है, ESA जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसको टक्कर देने में थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, अन्ना वरना नहीं तो दोस्तों यह अगर वित्त संबंधी इसको जितने भी मुहैया करा दिए जाए पैसे रुपए तो आराम से यह अपना उन सबको टक्कर देने में मतलब मजबूती हासिल कर लेगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, इससे संबंधित इसरो से संबंधित जो हमने आपको तथ्य बताया इसको आप लिख लेंगे, कहीं नोट कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो बता देंगे दूसरे का जो राइट आंसर हो जाने वाला है इन्वेस्ट इंडिया करके है दोस्तों, इन्होंने जीता है। अच्छा, इन्वेस्ट इंडिया के बारे में आपको कुछ बताते हैं, इन्वेस्ट इंडिया के बारे में कुछ बताते हैं आपको। इन्वेस्ट इंडिया 2021 का दोस्तों यह पुरस्कार यह जीता है इन्वेस्ट इंडिया, याद रखेंगे, एजेंसी निवेश संवर्धन एजेंसी का 2021 का जो पुरस्कार जीता गया इन्वेस्ट इंडिया द्वारा जीता गया है दोस्तों, याद रखेंगे। यह ग्लोबली पुरस्कार होता है दोस्तों, मतलब कि पूरी दुनिया के रूप में इसको देखा जाता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा ये अहम रोल हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, याद रखेंगे। तो अद्वितीय कंपनी मूल्यांकन टूल की एक श्रृंखला प्रदान करता है यह जो पुरस्कार होता है, और ये इसको जीतने में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वर्क करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेज इन्वेस्टमेंट हुआ इंडिया से रिलेटेड और बाहरी देशों से रिलेटेड, गैर लाभकारी विभाग हुआ, इन सब जगह इसको मतलब कि मुहैया कराया जाता है। यह राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी भी है दोस्तों, याद रखेंगे, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो। और यह क्या काम करता है दोस्तों, और इसके नाम बहुत सारे कॉलेज के पुरस्कार भी दर्ज हैं, ठीक है। और यह बहुत ज़्यादा कॉलेज निवेश को प्रोत्साहन करता है, याद रखेंगे, बाहरी देशों का निवेश प्रोत्साहन करता है, इंडिया इन्वेस्ट या फिर इन्वेस्ट इंडिया करके है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। और अस्थायी निवेश पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक कोर टीम के अलावा इन्वेस्ट इंडिया पर्याप्त निवेश प्रोत्साहन एजेंसी और बहुपक्षीय संगठनों के साथ भी भागीदारी करता है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, मतलब वैश्विक रूप से यह बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है दोस्तों, इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में खत्म हुई 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा? दोस्तों दरबार मूव परंपरा क्या होता है आज अब यह समझेंगे, आज आप यह चीज़ समझ जाएंगे। देखिए इसमें क्यों चर्चा में यह क्यों बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है, ये चीज़ याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। दोस्तों आपको पता है जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, है ना, याद रखेंगे, जैसे कि उत्तराखंड की भी 2 हो गई है, आपका देहरादून और गैंडसेड जो ग्रीष्मकालीन बनाया गया है। इसी तरह सेम दोस्तों जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानियां हैं, आपको पता है ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है और जो आपका शीतकालीन है वो जम्मू है। तो क्या होता है दोस्तों, जब शीतकालीन का समय आता है, जब ठंडी का समय आता है, तो ठंडी में अधिकारी जितने होते हैं, अधिकारीगण जो होते हैं, जम्मू से निकलकर कहाँ जाते हैं, श्रीनगर के पास जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी यानी बर्फ जम जाता है। अभी देख रहे हैं गर्म बर्फ ठंडी आने वाली है, तो जम्मू से निकालकर सबको श्रीनगर में शिफ्ट किया जाना चाहिए, लेकिन यह परंपरा रोक दिया गया है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है, इस वजह से आप याद रखेंगे। बस यही होता है, जम्मू से जितने भी अधिकारी हैं ट्रक वगैरह में लद कर सारे सामान वगैरह उनका जम्मू से श्रीनगर के लिए ट्रांसफर होना चाहिए था, लेकिन यह परंपरा इस बार खत्म कर दिया गया है दोस्तों, 149 साल की पुरानी परंपरा थी, इस वजह से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी हैं, याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, यह पहले राज्य रेल मंत्री थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस विभाग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दिया है दोस्तों? किस विभाग के लिए यह सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों? बता देंगे LIC विभाग दोस्तों, LIC आपका जो भारतीय जीवन निगम बीमा है इसके, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके स्टाफ की दोस्तों जो इनका कह लीजिए अध्यक्ष हैं, यानी कि जो इसके एम कुमार अध्यक्ष है ना, एम कुमार की जो आयु है दोस्तों, उनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दिया गया है, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। यह 30 जून 2021 से यह नियम लागू हो गया है, यह चीज़ याद रखेंगे। अगर बात करें LIC का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि हेडक्वार्टर मुंबई में है। LIC की स्थापना कब हुई थी, तो बता देंगे 1956 यानी कि 1 सितंबर 1956 को हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहले यह सेवानिवृत्ति कितना था, बता देंगे 60 वर्ष था, लेकिन अभी हाल ही में 62 वर्ष कर दिया गया है, यह बात भी याद रखेंगे दोस्तों, है ना। ये सारा कारनामा कौन करता है, भारतीय स्टेट बैंक सहित जितने भी अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम है दोस्तों, उनके शीर्ष अधिकारियों की जो सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से ही है, लेकिन LIC का 62 वर्ष है, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। पहले LIC का भी 60 वर्ष था, लेकिन हाल ही में 62 हुआ है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा बैंक बना दूसरा सबसे मूल्यवान ऋणदाता? दोस्तों बता देंगे इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक दोस्तों दूसरा सबसे मूल्यवान
ऋणदाता बन गया है, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बता देंगे चेन्नई में है। इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ कौन है, तो बता देंगे पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक एम चिदम्बरम चेट्टियार, क्या नाम है, एम चिदम्बरम चेट्टियार। दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ये बात हमने बता दिया। जब इसका इस उद्घाटन हुआ था, मतलब जब इसका स्थापना हुआ था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, ये भी चेन्नई में ही हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में त्रिपुरा ने नए लोकायुक्त किसे बनाया है, त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बन गए हैं, आप ये बता दीजिए कौन बन गया है दोस्तों त्रिपुरा के नए लोकायुक्त। तो बता देंगे दोस्तों, जो आपका छठे का जो राइट आंसर हो जाएगा के एन भट्टाचार्य जी, के एन भट्टाचार्य जी। अब बात करते हैं त्रिपुरा का। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है दोस्तों, अगरतला। यहाँ के सीएम विप्लव कुमार देव। विप्लव, त्रिपुरा, तीन आ रहा है तो विप्लव, लव में भी तीन प्रकार की आकृति कौन होता है, इस प्रकार से लव में, इस तरह आप याद कर सकते हैं, है ना। अगर बात करें दोस्तों गवर्नर कौन है, रमेश बैस जी हैं, याद रखेंगे यहाँ के। दोस्तों अगर बात करें लोकसभा की सीट त्रिपुरा में कितनी है, 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 60 है। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी, तो बता देंगे 21 जनवरी 1972 हुआ था दोस्तों। यह यहाँ पे एक पहल भी स्टार्ट हुआ था भाई हाल ही में दोस्तों, बता देंगे कौन सा, तो ग्रामीण घरों में, जितने भी ग्रामीण घर हैं वहाँ के में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना की प्रस्तुतिकरण की गई थी यहाँ पर, है ना। त्रिपुरा में ग्रामीण जितने भी घर हैं दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह लीजिए गंदा वगैरह पानी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे स्वच्छ पानी के लिए एक बहुत ही अच्छा पहल किया गया था, यह चीज़ याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक ने AWS के साथ समझौता किया है दोस्तों, किस बैंक ने ऐसा कारनामा किया है, तो बता देंगे दोस्तों, जो सातवें का राइट आंसर हो जाने वाला है ए, यानी कि एक्सिस बैंक ने किया है दोस्तों। अब यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात है, तो एक्सिस बैंक के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। इससे पहले आप कुछ और चीज़ें जान लें, फिर एक्सिस बैंक के बारे में आपको बताते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सिस बैंक। हाँ दोस्तों, जो आपका एक्सिस बैंक है दोस्तों, एक्सिस बैंक देश के तीसरे सबसे बड़ी निजी क्षेत्र के बैंक के डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम को सशक्त बनाने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज, यानी कि जो AWS है दोस्तों, इसका नाम ही है अमेजन वेब सर्विसेज, तो एक्सिस बैंक द्वारा एक कारनामा किया गया, इसके साथ समझौता किया है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। जिन्हें 6 मिनट और तत्काल डिजिटल भुगतान में खोला जा सकता है, ये सारी सेवाएं इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा दोनों को ये समझौता के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। इससे बैंक को ग्राहकों की संतुष्टि में 35% की वृद्धि और लागत में 24% की कमी करने में मदद मिलेगी दोस्तों, ये चीज़ भी याद रखेंगे। अगर बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई में है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 को हुआ था। एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है, अमिताभ चौधरी हैं। एक्सिस याद रखेंगे दोस्तों, एक्सिस बैंक का जो MD और CEO हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, अमिताभ चौधरी जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है दोस्तों, तो बता देंगे RBI ने दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया है। वैसे आपको पता है RBI के बारे में हमेशा आपको बताते हैं, फिर से हम आपको RBI के बारे में बताते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से आप सुनेंगे दोस्तों। RBI यह भारतीय राष्ट्रीय बैंक है। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यह एक्ट 1934 के तहत हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण भी होता है। यह भारत का क्या क्या काम करती है, तो बता देंगे, यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है दोस्तों, साख निर्माण करती है। यह भारत के नोटों की छपाई करती है, मात्र 1 रुपये और मुद्रा को छोड़ के। 1 रुपये और मुद्रा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा, भारतीय यानी कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। बात करें इसमें ऑफिशियल डायरेक्टर कितने हैं, तो बता देंगे 4+1, एक गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। जो 4 डिप्टी गवर्नर है उनका नाम हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे T रविशंकर, M राजेश्वर राव, डॉक्टर MD पात्रा और BP कानूनगो की जगह अभी हाल ही में चुना गया है महेश कुमार जैन को दोस्तों, याद रखेंगे। जो गवर्नर है इस समय वर्तमान में, शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के हैं दोस्तों, याद रखेंगे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI की बात करता है, तो बता देंगे सर ऑसबर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर RBI के CD देशमुख। ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो पहले PM भी रह चुके हैं, तो बता देंगे मनमोहन सिंह। RBI का हेडक्वार्टर कोलकाता था पहले, लेकिन 1937 से दोस्तों मुंबई है, याद रखेंगे। RBI के लोगों में दोस्तों क्या कौन सा चित्र बना है, तो बता देंगे एक ताड़ का वृक्ष है और एक रॉयल बंगाल टाइगर है दोस्तों। हिल्टन यंग कमीशन पर RBI की स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों RBI के गवर्नर का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है। RBI के गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वित्त मंत्री की सलाह पर PM करते हैं। RBI के गवर्नर की जो सैलरी होती है दोस्तों 2,50,000 होती है पर मंथ, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में सतीश अग्निहोत्री ने किस संस्था में MD और CEO के रूप में शपथ लिया है दोस्तों, तो बता देंगे किस संस्था में इन्होंने लिया है, तो इसका राइट आंसर आप बता देंगे दोस्तों A, यानी कि NH क्या हो जाएगा दोस्तों, NHSRCL में,
इन्होंने इसके इसके रूप में शपथ लिया। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, बता देंगे, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों याद रखेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए कल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपसे पूछा गया था। हाल ही में किसने अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है YSR बीमा किस राज्य में शुरू किया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, अपनी फैमिली को जल्द से जल्द बड़ा करिए दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।